मेरी साली निदा, जिसकी उम्र महज 14 साल थी, चंद दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। मैं उसे एक मासूम बच्ची समझता रहा, लेकिन वो तो एक जीता जागता फितना निकली। मेरी बीवी सबा अस्पताल में अपनी माँ के साथ दाखिल थी, इसलिए मेरी सास रात को निदा को मेरे पास घर छोड़ गईं ताकि वो अकेली न रहे। मैंने उसे बच्ची समझकर अपने कमरे में सोने की इजाज़त दे दी ताकि वो नए घर में डर न जाए। मगर मुझे क्या मालूम था कि रात के 12 बजे जब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होगी तो मेरी जिंदगी का सुकून हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगा। दरवाज़ा खोला तो निदा नीम बरहना लिबास में खड़ी थी। उसने मासूमियत का लिबादा ओढ़कर कहा, अरशद भाई, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? मैंने उसे सूखे गुलाब की कली समझा था, मगर वो तो भरपूर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उसके वजूद से नज़रें बचाकर मैंने उसे सोफे पर सोने का कहा, मगर उसने अपनी चालाकियों से मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया कि हम एक ही बेड पर सोएं। मैं मोबाइल में मगन था, मगर निदा की बेचैनी और उसके कुर्ब ने मेरे सोए हुए जज्बात को महमीज देना शुरू कर दिया। सबा और मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। हमारी मोहब्बत कॉलेज के दौर से शुरू हुई थी, जिसके लिए हमने ज़माने और घर वालों से बगावत की थी। सबा ने हमेशा मेरी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब जब वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और हमारे पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी, मैं एक ऐसी लग़ज़िश कर बैठा जिसकी तलाफ़ी मुमकिन न थी। रात के इस पहर निदा ने मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए सोफ़े के छोटे होने का बहाना बनाया और बेड पर आ गई। मैंने खुद पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर निदा के लम्स और उसकी शरारतों ने मेरे होशो हमास छीन लिए। इस रात मैंने वो सब कुछ खो दिया जो मैंने 5 सालों में कमाया था। निदा ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारी काबिले एतराज़ तस्वीर और वीडियोज़ भी बना लीं। मैं समझ रहा था कि मैंने कोई मार्का मारा है, लेकिन दरहकीकत ये मेरी बर्बादी का आगाज़ था। अगले दिन जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मालूम हुआ कि सबा की हालत बहुत ख़राब है और हमारा बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। ये सुनकर मुझ पर बिजली गिर पड़ी। जब सबा घर वापस आई तो निदा ने अपनी फितरत का असली रंग दिखाया। उसने सबा को वो तमाम वीडियोज़ और तस्वीर दिखा दी जो उसने उस रात बनाई थी। सबा ने रोते हुए मुझे बताया कि निदा उसकी सगी बहन नहीं, बल्कि उसकी फूफो की बेटी है, जो बचपन से ही सबा से हसद करती थी और हर वो चीज़ छीनना चाहती थी जो सबा के पास हो। निदा ने सबा से ना सिर्फ उसका शौहर छीन लिया, बल्कि जाते जाते सबा का वो खास लिबास नाइटी भी मांग कर ले गई जो सबा मेरे लिए पहनती थी। सबा की आंखों में अब मेरे लिए सिर्फ नफरत बाकी थी। मैं शर्मिंदगी के उस मकाम पर था जहां से वापसी का कोई रास्ता ना था। निदा अब मुझे ब्लैकमेल कर रही है और हर बार मुझसे भारी रकम का मुतालबा करती है, वरना वो तस्वीर वायरल करने की धमकी देती है। जिसे मैंने मासूम बच्ची समझा, वो दरअसल एक फितना थी जिसने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। सबा की खामोशी मेरे लिए किसी ताजियाने से कम ना थी। वो घर में एक जिंदा लाश की तरह घूमती। उसकी आंखों की वो चमक जो कभी मेरी मोहब्बत से रोशन होती थी, अब बुझ चुकी थी। निदा के जाने के बाद घर में जो सुकून होना चाहिए था, वो एक खौफनाक सन्नाटे में बदल गया। मैं जितना सबा के करीब जाने की कोशिश करता, वो उतना ही मुझसे दूर हो जाती। उसका वो जुमला मेरे कानों में हथौड़ों की तरह बजता कि तुमने सिर्फ मेरा एतबार नहीं तोड़ा, बल्कि मेरे मुर्दा बच्चे के गम को भी हकीर बना दिया। अभी मैं सबा के दुख से नबरदाज़मा था कि निदा का पहला फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में अब वो मासूमियत नहीं, बल्कि एक जहरीली फातिहाना हंसी थी। उसने कहा, अरशद भाई, सबा आपी का क्या हाल है? क्या उन्होंने वो तस्वीरें देख लीं जो मैंने भेजी थीं? मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने गुस्से से कहा, तुम क्या चाहती हो निदा? तुमने मेरा घर उजाड़ दिया, अब और क्या बाकी है? वो हंसते हुए बोली, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मुझे कल तक 50,000 रुपये चाहिए, वरना अगला मैसेज आपके तमाम दोस्तों और आपकी सास को जाएगा। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं उसे हर बार इतनी बड़ी रकम दे सकूं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, वास्ते दिए, मगर वो टस से मस न हुई। मजबूरन मैंने अपनी जमा पूंजी में से उसे पैसे दिए, ये सोच कर के शायद वो खामोश हो जाए। लेकिन फितना जब सर उठाता है तो वो खामोश नहीं होता। कुछ दिन बाद उसका मुतालबा 1 लाख तक जा पहुंचा। एक रात जब मैं सबा के सामने हाथ जोड़कर रो रहा था तो उसने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा अज़्म था। उसने कहा, अरशद, तुमने जो गुनाह किया उसकी सज़ा तुम भुगत रहे हो, लेकिन निदा जो कर रही है वो उससे भी बड़ा जुर्म है। वो सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी ब्लैकमेल कर रही है। वो चाहती है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं ताकि वो तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर सके या तुम्हें ताहयात अपना गुलाम बनाकर रखे। मैं हैरान रह गया कि निदा की सोच इतनी आगे तक जा सकती थी। सबा ने फैसला किया कि वो अब मजीद नहीं सहेगी। उसने कहा, हमें पुलिस के पास जाना होगा। मैं डर गया। सबा, अगर ये सब बाहर निकला तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। सबा ने तलखी से जवाब दिया, इज्जत तो उसी दिन खाक में मिल गई थी जब तुमने उस रात कमरे का दरवाज़ा नहीं बंद किया था। अब सिर्फ इंसाफ बाकी है।
हमने एक मंसूबा बनाया और निदा को पैसे देने के बहाने एक जगह बुलाया। मैंने अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर रखा था। जैसे ही निदा वहां आई और अपनी जीत के कसीदे सुनाने लगी, उसने अपने तमाम एतराफ़ात कर लिए कि किस तरह उसने जानबूझकर मुझे जाल में फंसाया और किस तरह वो हमें ब्लैकमेल कर रही थी। ऐन उसी वक्त सबा अपनी माँ मेरी सास के साथ सामने आ गई। अपनी माँ को वहां देखकर निदा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसकी माँ ने उसे वहीं एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उसका फ़ोन छीन लिया। सबा ने उस फ़ोन से तमाम वीडियोज़ और तस्वीरें डिलीट की। निदा की माँ ने उसे वहीं से अपने साथ किसी दूरदराज रिश्तेदार के घर भेजने का फैसला किया, जहां उसे कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। निदा तो चली गई, मगर मेरे और सबा के दरमियान जो खाई पैदा हुई थी वो कभी ना भर सकी। सबा ने मुझे माफ़ तो कर दिया, लेकिन वो मोहब्बत और वो अपनाइयत अब कभी वापस ना आई। मैं आज भी एक ऐसी सज़ा काट रहा हूँ जिसका कोई अंजाम नहीं है। निदा के चले जाने और तमाम मवाद के डिलीट हो जाने के बावजूद मेरे घर की फिजाओं में छाया हुआ मातम ख़त्म न हुआ। सबा ने अपनी माँ के सामने निदा का पर्दा तो फाश कर दिया था, मगर उस रात के बाद से वो मेरे लिए एक अजनबी बन गई। वो एक ही घर में रहती, मेरे लिए खाना भी बनाती, मेरे कपड़े भी इस्त्री करती, मगर उसकी ज़ुबान पर अब मेरा नाम नहीं आता था। उसकी खामोशी उसकी चीखों से ज़्यादा तकलीफदेह थी। एक शाम मैं काम से वापस आया तो देखा कि सबा ने अपना सामान पैक कर रखा था। मेरा दिल डूबने लगा। मैंने लरसती आवाज़ में पूछा, सबा, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब ना गुस्सा था और ना ही नफरत, बस एक खालीपन था। वो कहने लगी, अरशद, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर ये सब नहीं किया था। मगर मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे अपना वो मुर्दा बच्चा याद आता है और वो नीली नाइटी जो तुमने उस फितना परवर लड़की के जिस्म पर पसंद की थी। मेरा ज़मीर मुझे तुम्हारे साथ रहने की इजाज़त नहीं देता। मैं उसके पैरों में गिर गया। मैंने अपनी गलतियों की 1000 बार माफ़ी मांगी, उसे वास्ते दिए, मगर सबा का फैसला अटल था। वो अपने मैके चली गई और मैं इस बड़े से घर में तन्हा रह गया। वो घर जो कभी हमारी हंसी और कहकहों से गूंजता था, अब एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा था। दूसरी तरफ निदा को उसके घरवालों ने गांव के एक दूर दराज इलाके में भेज दिया था, जहां उसे सख्त पहरे में रखा गया था। मगर इस लड़की के अंदर छुपा हुआ शर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि उसने वहाँ भी अपनी आदत नहीं बदली और एक बार फिर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। लेकिन अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे लिए तो वो उस रात ही मर चुकी थी जब उसने मेरे एतबार का गला घोंटा था। 1 साल गुजर गया। मैंने सबा को मनाने की बहुत कोशिश की, ख़त लिखे, पैगामात भेजे, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब ना आया। आखिरकार एक दिन मुझे उसकी तरफ से तलाक के कागजात मिल गए। इन कागजात पर दस्तखत करते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे और आंसुओं से वो कागज़ भीग रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कीमत एक लम्हे की लग़ज़िश की सूरत में चुकाई थी। आज मैं अकेला हूँ, अपने गुनाहों की यादों के साथ। मैं अक्सर उन होटलों और कॉलेज के रास्तों से गुजरता हूँ जहाँ सबा और मैंने अपनी मोहब्बत के ख्वाब बुने थे। वो ख्वाब अब राख बन चुके हैं। निदा तो सिर्फ एक जरिया थी, असल कसूरवार तो मैं खुद था, जिसने अपनी हद उबूर की और अपने घर की चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। ये मेरी कहानी है उन तमाम लोगों के लिए, एक सबक जो जज्बात की रूह में बहकर अपने जीते जागते रिश्तों को आग लगा देते हैं। याद रखिए, कुछ दाग ऐसे होते हैं जो माफ़ी मिल जाने के बाद भी धोए नहीं जा सकते। तलाक के बाद मेरी ज़िंदगी एक खुले ज़ख्म की तरह बन गई थी। मैंने खुद को काम में इतना मसरूफ़ कर लिया कि मुझे सांस लेने की भी फुर्सत न मिले। मगर रात की तन्हाई में जब कमरे की दीवारें मुझे घूरती थीं तो वही पुराने साए मेरे सामने नाचने लगते। मैंने सुना था कि वक्त हर जख्म को भर देता है, मगर मेरा जख्म हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जा रहा था। एक दिन अचानक मुझे सबा की अम्मी साबका सास का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में वो पहली जैसी सख्ती नहीं थी, बल्कि वो रो रही थी। उन्होंने बताया कि निदा, जिसे उन्होंने गांव भेजा था, वहां से भाग निकली है। उसने एक ऐसे लड़के के साथ घर छोड़ा है जो पहले से शादीशुदा था और अब वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। निदा ने अपनी माँ को फ़ोन करके मदद की भीख मांगी थी, मगर अब कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। मैंने फ़ोन बंद किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये मकाफ़ाते अमल है। निदा ने जिस तरह मेरा घर बर्बाद किया था, आज वो खुद उसी आग में जल रही थी। उसने जो कांटे दूसरों की राह में बिछाए थे, आज वही उसके अपने पाँव को ज़ख्मी कर रहे थे। कुछ अरसे बाद एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए मुझे सबा की खबर मिली। पता चला कि सबा ने अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख दे दिया है। उसने दोबारा अपनी तालीम शुरू की है और अब वो एक समाजी तंजीम NGO के साथ मिलकर ऐसी ख़वातीन की मदद करती है जो धोखे और बेवफाई का शिकार होती हैं। ये सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। सबा जिस कर्ब से गुजरी थी, उसने उसे दूसरों के लिए ढाल बना दिया था। मैंने एक आखिरी बार सबा से मिलने की कोशिश की। मैं उसके दफ्तर पहुंचा, वो अपने काम में मसरूफ़ थी। जब उसने सर उठाकर मुझे देखा तो उसकी आंखों में अब वो पिछला दर्द नहीं था, बल्कि एक मजबूत औरत का वक़ार था। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, सबा,
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अपने किए पर आज भी शर्मिंदगी है और मैं हमेशा तुम्हारी खुशियों के लिए दुआगो रहूँगा। सबा ने मुस्कुराकर कहा, अरशद, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था, मगर अब हम दो अलग रास्तों के मुसाफिर हैं। तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मैं अपनी। हमारी कहानी का वो बाब अब बंद हो चुका है। मैं वहाँ से वापस आ गया, ये जानते हुए कि सबा अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती, मगर उसकी कामयाबी मेरे लिए एक तसल्ली थी। मैंने अब ये फ़ासला किया कि मैं भी अपनी बाकी ज़िंदगी नेकी और तौबा के साथ गुजारूंगा। मैंने उस घर को खैरबाद कह दिया जहाँ वो मनहूस रात गुजरी थी और एक नई जगह मुंतकिल हो गया। सबा से आखिरी मुलाकात के बाद मैंने अपना शहर छोड़ दिया था। मैं एक ऐसे इलाके में आ गया जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। मैंने एक छोटी सी लाइब्रेरी में काम करना शुरू कर दिया ताकि किताबों की दुनिया में गुम होकर अपनी यादों से पीछा छुड़ा सकूं। लेकिन ज़मीर की आवाज़ इतनी आसानी से खामोश नहीं होती। एक दिन लाइब्रेरी में एक उधेड़ उम्र शख्स आया जिसके साथ एक नौजवान लड़की थी। उसे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। वो लड़की बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी निदा उस मनहूस रात को लग रही थी। वही मासूमियत का लिबादा और वही शरारती आंखें। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। मुझे लगा जैसे मेरा माजी एक बार फिर मेरा पीछा कर रहा था। वो शख्स मेरे पास आया और बोला, बेटा, मेरी बेटी को कुछ ऐसी किताबें चाहिए जो उसे सही और गलत की तमीज़ सिखा सकें, जो उसे ये बता सकें कि एक लम्हे की गलती ख़ानदानों को कैसे उजाड़ देती है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसने बताया कि वो एक इस्लाही मरकज़ चलाता है जहां वो उन बच्चियों की काउंसलिंग करता है जो भटक जाती हैं। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे पछतावे का असल कफ़ारा क्या है। मैंने उस शख्स से बात की और अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। वो मेरी हिम्मत देखकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं अपनी कहानी को एक किताब की शक्ल में लिखूं ताकि दूसरे नौजवान अरशद बनने से बच सकें और दूसरी लड़कियां निदा बनने की राह इख्तियार ना करें। मैंने लिखना शुरू किया। जैसे जैसे मैं लिखता गया मेरे दिल का बोझ हल्का होता गया। जब मेरी किताब शाया हुई तो वो बहुत मकबूल हुई। एक दिन मुझे एक गुमनाम ईमेल मौसूल हुई। उसमें लिखा था, अरशद, तुम्हारी किताब पढ़ी। आज मुझे एहसास हुआ कि तौबा के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। तुमने अपनी गलती को दूसरों के लिए रोशनी बना दिया है। अब मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। नीचे कोई नाम नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि ये सबा थी। इन चंद सत्रों ने मुझे वो सुकून दे दिया जिसकी तलाश में मैं बरसों से भटक रहा था। आज मैं एक कामयाब मुसन्निस हूँ और उसी इस्लाही मरकज़ में नौजवानों की तरबियत करता हूँ। मैंने शादी नहीं की क्योंकि मेरा दिल आज भी सबा के नाम है, मगर अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पास वो मकसद है जो मुझे ज़िंदा रहने की हिम्मत देता है। मैंने अपनी बर्बादी को दूसरों की आबादी का ज़रिया बना दिया है। मेरी किताब की मकबूलियत के बाद मुझे अक्सर मुख्तलिफ शहरों से तकारीर के लिए बुलाया जाता था। एक सर्द शाम जब मैं एक सेमिनार से फारिग होकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था तो हॉल के पिछले दरवाजे के पास एक औरत को बैठे देखा। उसका हुलिया बहुत खस्ता था, कपड़े जगह जगह से पेबंदज़दा थे और चेहरा चादर में छुपा हुआ था। जैसे ही मैं उसके करीब से गुजरा उसने नहीफ आवाज़ में पुकारा, अरशद भाई। वो आवाज़ मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। मैं ठिठक कर रुक गया। वो आवाज़ मैं कभी नहीं भूल सकता था। मैंने मुड़कर देखा। उसने अपने चेहरे से चादर हटाई। वो निदा थी, मगर वो 14 साला हसीनो जमील लड़की अब कहीं खो चुकी थी। उसकी आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के थे और चेहरे पर वक्त की बेरहमी के गहरे निशानात थे। मैंने नफरत और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो फूट फूट कर रो दी और मेरे पैरों में गिर गई। अरशद भाई, मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपका घर उजाड़ा था। आज मैं खुद सड़कों पर आ गई हूँ। जिस शख्स के साथ मैं भागी थी उसने मुझे बेच दिया था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुंची हूँ। मैंने आपकी किताब पढ़ी, मुझे लगा शायद आप मुझे पनाह दे देंगे। मेरे दिल में एक पल के लिए शदीद गुस्सा आया। जी चाहा कि उसे वहीं छोड़ दूं, मगर फिर मुझे अपनी तौबा और सबा का वो वक़ार याद आया। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और कहा, निदा, मैं तुम्हें पनाह नहीं दे सकता क्योंकि मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते मैं तुम्हें इस इस्लाही मरकज़ भेज सकता हूँ जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी को संवारा जा सके। मैंने उसी वक्त उस इस्लाही मरकज़ के सरबराह को फ़ोन किया और निदा को उनके हवाले कर दिया। गाड़ी में बैठते वक्त उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो फितना नहीं बल्कि हकीकी पछतावा था। कुछ दिन बाद मुझे सबा का फ़ोन आया। उसे कहीं से मालूम हो गया था कि मैंने निदा की मदद की है। सबा ने सिर्फ एक जुमला कहा, अरशद, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई बदल चुके हो। तुमने बुराई का जवाब भलाई से देकर अपने गुनाह का मुकम्मल कफ़ारा अदा कर दिया है। आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे सीने पर रखा वो बोझ मुकम्मल तौर पर उतर गया है। सबा के इन अल्फाज ने मुझे एक नई ज़िंदगी अता कर दी। मैंने जान लिया कि बदला लेने में वो सुकून नहीं जो माफ़ करने और किसी गिरे हुए को उठाने में है।